नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागड़ी वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा सर। सर हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। हर वीक में मेरे ख्याल से 1 से 2 एपिसोड हम जरूर करते हैं और ज्यादातर हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, गोल्ड माइन, हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। और आज का मुद्दा बहुत अलग है नॉर्मल से, करंट अफेयर से हटकर। कांग्रेस ने किस तरीके से धीरे 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 संविधान को बदलकर भारत के संविधान का इस्लामीकरण करना शुरू किया। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। जी गायत्री जी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, संविधान की बात आप कर रही हैं तो संविधान के लागू होते ही सबसे पहला तो 370 ही था। वो अपने आप में एक अलग, उसको एक अलग राज्य घोषित कर दिया था। इस्लामी, पूरी तरह से वो इस्लाम परस्ती का ही एक उदाहरण था। अन्यथा हिंदुस्तान में किसी दूसरे राज्य को ये अधिकार क्यों नहीं दिए गए थे? केवल 370 केवल कश्मीर में ही क्यों लागू हुई थी? ये अपने आप में बता देता कि कैसी मुस्लिम परस्ती थी। उसमें शेख अब्दुल्ला के साथ संबंधों को भी वो बहुत कुछ जोड़ा जाता है नेहरू को लेके, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये 370 तो सब जानते हैं। एक और इसका किस तरह से भारत की जड़ों में इस्लामीकरण का मट्ठा डाला कांग्रेस ने, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है गायत्री जी। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? दर्शक जरा इसका जवाब दें। मनीष, गायत्री जी, उसका पहला नाम था गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। ये उसका पूरा नाम था, जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। फिर दोहराई देता हूँ कि गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, जिसको हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए अब मौलाना अबुल कलाम आजाद नाम दे दिया गया, जबकि उसका असली नाम ये था, अरबी था वो आदमी। और वो देश का पहला शिक्षा मंत्री बना। और उसमें से सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है, मुझको आज बहुत घोर आपत्ति है कि उस आदमी ने अपने पूरी जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा था। ये उस आदमी की जो भी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कुरान पढ़ के मदरसे मदरसे में हुई थी, यानी जिसको हम लोग मजाक में कहते हैं मदरसा छाप। तो वो वास्तव में ओरिजिनल मदरसा छाप था। उसने कभी अपनी जिंदगी में हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस तो पढ़ी नहीं उसने। अंग्रेजी हिंदी से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो अरबी फारसी पढ़ा था और मदरसा में पढ़ा था, मदरसा छाप। उस आदमी को देश का पहला शिक्षा मंत्री नेहरू ने बनाया था। क्यों? और ये समझिए किस कीमत पर बनाया था। इसका एक उदाहरण आप इस बात से समझ लीजिए कि राधा कृष्णन, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे बड़े, मतलब सम्मानित कह लीजिए, प्रतिष्ठित कह लीजिए, दुनिया के सबसे महान शिक्षाविदों में से एक हैं वो। उतना पढ़ा लिखा तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई राजनेता ही नहीं हुआ। तो इन्होंने उठाकर डॉक्टर राधा कृष्णन को किनारे कर दिया, उसको शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। दूसरे उस समय एक बड़े शिक्षाविद जो थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनकी किताबें, सैकड़ों किताबें आप पढ़ती होंगी, उनको भी उठाकर नेहरू ने किनारे कर दिया, उनको कहीं गवर्नर बना दिया। और राधा कृष्णन को अम्बेसडर बना के रूस भेज दिया था। लेकिन शिक्षा मंत्री मदरसा छाप को बनाया। क्यों? जब दो दो शिक्षाविद जो अंतरराष्ट्रीय स्तर में, वैश्विक स्तर पर जिनकी ख्याति थी, प्रतिष्ठा थी, उनको हटाकर इस गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी क्यों बनाया था? और ये केवल इसी को नहीं बनाया, उसके बाद हिंदुस्तान का इतिहास है कि लगातार 20 साल तक, एक बीच में एक कहीं इंटरप्शन है, बाकी 20 साल तक हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री मुसलमान ही हुआ। ये क्यों, किस लिए गिरवी रख दिया था? और जरा इससे आप धूर्तता इनकी समझिए कि राधा कृष्णन को, मैं क्यों उनका जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि जिस समय राधा कृष्णन को राजदूत बनाकर रूस भेजा था, स्टालिन वहां पे राष्ट्रपति थे। और स्टालिन इसके लिए कुख्यात थे कि वो कभी किसी भी देश के राजदूत से वो मुलाकात नहीं करते थे। जबकि एक प्रोटोकॉल होता कि जब कोई राजदूत नया नियुक्त होता तो जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड उन्हीं को देता है, अपना परिचय देता है। तो स्टालिन वो भी नहीं लेते थे। स्टालिन का सेक्रेटरी जो है वो उसका ले लेता, उससे मिलके उसका परिचय ले लेता था। लेकिन राधा कृष्णन से वो 2 बार मिले स्टालिन। तो पूरी दुनिया में तहलका था कि आखिर ऐसा क्या है कि राधा कृष्णन से जो स्टालिन किसी एम्बेसडर से नहीं मिलता, वो 2 बार क्यों मिला? तो उसका स्टालिन ने बाद में जवाब दिया था कि मैं भारत के राजदूत से नहीं मिला था, मैं दुनिया के सबसे पढ़े लिखे एक ऐसा आदमी मेरे यहाँ आया था जो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक है, सबसे ज्ञानी विद्वान लोगों में से एक है, मैं उस आदमी से मिला था। तो ये राधा कृष्णन की ख्याति, उनकी शिक्षा को लेकर उनको रूस का राजदूत बना के भेज दिया और इस मदरसा साहब को
शिक्षा मंत्री बनाया देश का, और उसके बाद लगातार 1967 तक मुसलमान ही शिक्षा मंत्री होते रहे, केवल एक बीच में हिंदू शिक्षा मंत्री है। क्यों? तो ये जानबूझकर शिक्षा की नसों में वो डालना था। ये जिसकी आप बात कर रही हैं कि इस्लामीकरण या इस्लाम परस्ती कांग्रेस की थी, वो लगातार इसी तरह से चलती रही। दूसरा नंगा नाच आपने देखा जब शाहबानो वाला केस आया, तो शाहबानो से पहले आप आ जाइए, जो संविधान में संशोधन है उनके, सेकुलरिज्म जब जोड़ा, तो आज ये हल्ला मचाते हैं मोदी सरकार पे कि विपक्ष को किनारे कर रहे हैं, विपक्ष ये नहीं सुन रहे हैं और मनमाने तरीके से बिल पास कर रहे हैं। अरे उस समय तो इंदिरा गांधी ने पूरे विपक्ष को उठाकर जेल में डाल दिया था, विपक्ष था ही नहीं संसद में, और तब वो संविधान में संशोधन करके उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया था? किसके लिए जोड़ा गया था? जाहिर सी बात है वो मुसलमानों के लिए। आज भी जितने मुस्लिम नेता हैं वो धर्मनिरपेक्षता का गाना गाते हैं, तो वो दूसरा इनका कुकर्म था। और तीसरा कुकर्म सब जानते हैं कि शाहबानो का जो मामला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था। तो किसके लिए पलटा गया था? मुसलमानों को खुश करने के लिए। उसको दर्शकों ने सुना होगा, आरिफ मोहम्मद खान कई बार कई जगह बता चुके हैं कि क्या हुआ था पूरा प्रकरण। बाद में तो नरसिंहा राव ने उनसे कह दिया था कि जो गड्ढे में पड़ा रहना चाहता है उसको गड्ढे में पड़ा रहने दो, क्यों उनको निकालना चाहते हो। लेकिन इस कीमत पर भी उन्होंने शाहबानो का केस पलटा। और उसमें एक बात और, जरा राम मंदिर का क्योंकि मामला चल रहा तो आपका जुड़ जाएगा उससे, कि जिस समय शाहबानो का केस पलटा गया, तो ये जो कहते हैं ना कि भाजपा राजनीतिकरण कर रही है राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है, तो ये असली बात नहीं बताते कि जब तक शाहबानो वाला केस का फैसला इन्होंने नहीं पलटा था, तब तक भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं था। इसको आरएसएस, अपना विश्व हिंदू परिषद, इनके माध्यम से चलाती थी। भाजपा का कोई नेता ना तो इस पर टिप्पणी करता था ना बोलता था। और उसके बाद जब अयोध्या में ताला खुला अयोध्या में ताला खुला और इस शाहबानो वाला फैसला आया, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, और मोहम्मद शहाबुद्दीन रिटायर्ड आईएएस होता था, उसने एक मीटिंग करी, और उसने उसका जो पहला प्रस्ताव था वो ये था कि जिस तरह से हमने शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटवाया है, उसी तरह से हम अयोध्या के मामले में भी कोर्ट का फैसला पलटवाएंगे और अयोध्या का ताला फिर से लगवाएं, ताला बंद कराएंगे। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनने और उसके इस ऐलान करने के बाद तब भाजपा की एंट्री हुई है इस विवाद में। अन्यथा उससे पहले विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस उसको चलाते थे, वो लड़ते थे। तो ये असली बात नहीं बताते कि भाजपा की एंट्री हुई कैसे, क्योंकि अगर वो भाजपा की एंट्री ना हुई होती तो दोबारा ताला लग गया होता। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्होंने बदला है, तो फैजाबाद की जिला अदालत का आदेश बदलने में तो इनको 2 मिनट ना लगते। तो लड़ाई यहां से भाजपा और मंदिर विरोधियों की शुरू हुई थी। तो ये कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती का एकदम सबसे भयानक चेहरा है। जी। सर, इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस किए, चाहे लॉज लाकर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके। जैसे मैं कुछ एक तो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। आर्टिकल 25, 28, 30, एचआरसीई एक्ट, एचसीबी एक्ट, सेकुलरिज्म, पीपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995, राम सेतु ट्रस्ट, माइनॉरिटी कमीशन। मतलब मैं अगर निकालने लगूँ तो इस तरीके की दर्जनें, मतलब जैसे आपने मुझे गाइड किया था और मैंने बनाई थी लिस्ट, दर्जनों इन्होंने चेंजेस किए हैं, जिसके बाद से चीजें एकदम से ताबड़तोड़ चेंज होती रही हैं। लीगलाइज कन्वर्जन बाय आर्टिकल 25, उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 28 के थ्रू रिलीजियस एजुकेशन टू मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, व्हाट अबाउट हिंदूज। उसके बाद इनका एचआरसीई एक्ट लेकर आए, जिससे हिंदूज के अगेंस्ट में वो भी गया। इन्होंने हिंदू मंदिर को, हिंदू फैमिलीज को डिवोर्स लॉ, डावरी लॉ, हिंदू कोड बिल वो के थ्रू। वो तो हिंदू कोड बिल ही बनाया था इन्होंने, मुस्लिम कोड बिल नहीं बनाया इन्होंने। जी, स्पेशल मैरिज एक्ट देखिए अगेन हिंदूज के लागू होता है। फिर देखिए सेक्युलरिज्म की भी इसमें, आपने बात करी। जी। हाँ, इसमें जो सबसे खतरनाक वो था जिसकी लड़ाई अभी चल रही है, वो वक्फ बोर्ड वाला जो बिल बना था। तो हम लोग वो 1995 में जो बनाया, 1993 या 95 में, उसकी बात छोड़ दीजिए। उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार जाते जाते बना गई थी अप्रैल 1989 में, वो तो ये था
कि जितनी पड़ती पड़ी जमीन है, जितनी ऊसर जमीन है, सरकारी जमीन है, वो सब जहां वक्फ कह देगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। तो एक तरह से पूरा उत्तर प्रदेश इन्होंने सौंप दिया था मुसलमानों को। वक्फ माने क्या, वक्फ माने मुसलमान। दूसरे बाद में केंद्र में ये आ गया कि आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में सेना और रेलवे से ज्यादा जमीन केवल वक्फ के पास है। तो ये वक्फ नाम क्यों देते, सीधे सीधे कि ये मुसलमानों के पास है। और वो इतने बेलगाम हो गए कि वो राष्ट्रपति भवन और अंबानी का बंगला ये सब बता रहे हैं कि सब जो है वक्फ की जमीन है। तो मुस्लिम परस्ती का सबसे खतरनाक एक तरह से जमीन की बात करिए तो हिंदुस्तान की जमीन मुसलमानों को सौंप देने का सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही था। आज जो आपने राम सेतु वाली बात की, राम सेतु भगवान राम को जाकर इन्होंने नकारा, तो इनका भगवान राम से कोई दुश्मनी नहीं है, ये दर्शक समझ लें। भगवान, मगर भगवान राम इनके लिए महत्व भी नहीं रखते, ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने किया था। याद करिए सच्चर कमेटी जो आई थी उसमें वो तो इनका बस नहीं चला। और अभी एक और जो औरंगजेबी कानून था, जो भाजपा का ऋणी होना चाहिए इस देश को, सच्चर कमेटी में इन्होंने जुडिशरी में, मिलिट्री में, सब में रिजर्वेशन, मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए इन्होंने बनाया था सच्चर सच्चर कमेटी। था कौन, राजेंद्र सच्चर, वो जो आईएसआई एजेंट के साथ जाके सेमिनार किया करता था अमेरिका में, उसको इन्होंने कमेटी चेयरमैन बनाया था। उसकी रिकमेंडेशन की आज तक रोना रोते हैं। ये कभी नहीं बताते कि आईएसआई के एजेंट के साथ ये अमेरिका में सेमिनार करता था। लेकिन ये दुल्हत 2010 है। दुल्हत की बात करें, दुल्हत की बात करें, दुल्हत की जो नहीं रॉ नहीं चीफ। नहीं, अरे राजेंद्र सच्चर, जिसकी अच्छा सच्चर कमेटी है, वो जो गुलाम अहमद फई, जो जिसके बारे में बाद में खुला पूरा, उसमें कई यहाँ के हिंदुस्तान के पत्रकार जाते थे। वो गुलाम अहमद फई की सेमिनार का सबसे रेगुलर विजिटर था ये राजेंद्र सच्चर। और जो भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर जो उसका प्रस्ताव बनता था उस सेमिनार के लास्ट में, उसमें जो दस्तखत करने वाले लोग होते थे उनमें राजेंद्र सच्चर भी शामिल था कि भारत अवैध कब्जा किए हुए हो, कश्मीर को स्वतंत्र किया जाए। इसी की वो एक मुहिम चलाता था गुलाम अहमद फई जो था। और बाद में उसको 3 साल की सजा भी हुई वहां पे अमेरिका में, 3 साल की सजा हुई उसको इन्हीं सब करतूतों की वजह से। तो उसका तो रेगुलर विजिटर था राजेंद्र सच्चर। तो जो आदमी ऐसे ड्यूबियस कैरेक्टर का आदमी हो, जिसका ये पास्ट हो, उसको इन्होंने मुसलमानों की हालत पर रिपोर्ट बना के देने कहा था, तो उसने बकायदा कहा था कि जुडिशरी में, मिलिट्री में, सब में इनको रिजर्वेशन दो। लेकिन मैंने कहा एक तो वक्फ वाला कानून, और जो दूसरा कानून था गायत्री जी, जो अभी आपने लिस्ट दिखाई, ये तो एक बड़ी लंबी सूची है, कानूनी वैधानिक लड़ाई है ये। लेकिन बिल्कुल सामने सामने जो ये सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल ये लाए थे 2010 में कांग्रेस, वो तो उसके बाद तो ये समझिए कि हिंदुस्तान जो है, औरंगजेब भी उतनी तेजी से इस्लामीकरण नहीं कर पाया था जितनी तेजी से देश का इस्लामीकरण उस बिल के आने के बाद होता, अगर भाजपा ने विरोध ना किया होता। या उसके दो तीन प्रोविजन आप समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आता कि इनकी मंशा क्या थी। कि अगर कहीं सांप्रदायिक दंगा हो जाता है और मुसलमान किसी का नाम ले लेता है कि फलाना आदमी ने ऐसा किया या इसने हिंसा की, तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। और ये जिम्मेदारी उस पर होगी कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जिसने आरोप लगाया उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए दंगे के लिए इतना कठोर कानून भी मैं मान लेता, लेकिन उसमें जो सबसे खास बात था, जो मैंने कहा औरंगजेब से भी ज्यादा भयानक कानून था, कि उसमें ये कानून केवल मुसलमानों के लिए बना था। वो ये कानून हिंदुओं के लिए नहीं था। अगर हिंदू के खिलाफ कोई हिंसा होती है तो वो जो आईपीसी चलती थी उसी के आधार पर कार्रवाई करेगा। इस कानून का फायदा केवल मुसलमान, यानी अगर दंगा होता है हिंदू मुस्लिम और मुसलमान कह देता तो हिंदू की संपत्ति जब्त हो जाएगी। लेकिन अगर हिंदू का घर जला है और वो किसी मुसलमान का नाम लेता है तो उसकी संपत्ति, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर आईपीसी के तहत ही कार्रवाई होगी। इसमें तो जीना हराम हो जाता गायत्री जी। या आदमी की संपत्ति जब्त कर लीजिए, बैंक अकाउंट सीज कर लीजिए, और जमानत नहीं होगी जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए। कोई कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करेगा। तो ये सीधे सीधे दबाव मिलाने का, मुस्लिम गुंडों को, मुस्लिम दंगाइयों के हौसले आसमान पे पहुंचा देने का, ये बड़ा नंगा और निकृष्ट उदाहरण था कांग्रेस का। कांग्रेस की मानसिकता, कौन लेके आया था इस कानून, किसने बनाया था? तो वो जो एनएसी थी, सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट, ये उसकी खोपड़ी की उपज थी, जिसमें योगेंद्र यादव, अरुणा राय, ये सब बैठा करते थे। तो भारत के इस्लामीकरण का तो एक बहुत बड़ा औजार समझिए कांग्रेस थी, जो उसने शुरुआत में किया कि 20 साल तो उसने शिक्षा व्यवस्था को ही पूरी तरह से इस्लामीकरण उसका किया।
आप देखिए हिंदू धार्मिक ग्रंथों को अछूत कर दिया गया, अछूत कर दिया गया कि उनका कहीं जिक्र नहीं होता, और ऐसा इस्लाम परस्ती की गई, पूछिए मत। जी, बिल्कुल सही। और इनमें से मेजॉरिटी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में डालकर किए गए। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था सेक्युलरिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनी एनी स्पेशली हिंदूज के लिए जो सेक्युलर वर्ड है वो सबसे बड़ा थ्रेट है। और चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे मुस्लिम्स हो वो इसी वर्ड को इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट सर मैं छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे प्रेसिडेंट हार गया इसी वजह से, मैं जिस कंट्री में हूँ वो क्रिश्चियन है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो उनके इर्द गिर्द थोड़े शांति प्रिय समुदाय के बिजनेसमैन घूमने लगे, उन्होंने उनको दिए कुछ एक हरा हरा नोट मतलब डॉलर दिए, और उनको ये कहा कि भाई ये अब ना एक क्रिश्चियन वर्ड हटाकर सेकुलर वर्ड डाल दो। उन्होंने सोचा भी, और बिल 10 करके नाम पर यहाँ पे बहुत पॉपुलर हुआ था इस देश में जहां पर मैं हूँ। तो काफी बहुत चलने लग गया, पास्टर्स की में मीटिंग्स चालू हो गई, भाई खुश हो गए शांति प्रिय समुदाय के, भाई अब तो शुरुआत हो गई हमारी यहाँ पर कन्वर्जन की, इसी हिसाब से सेकुलरिज्म के नाम पर। फाइनली वो प्रेसिडेंट हार गए, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बाय ये क्रिश्चियन है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लोग लोगों को पढ़े लिखे ज्यादा ना हो मैं ये कहूंगी, पर इन लोगों को चालें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं कि सामने वाला चाल हम्म। कौन सी चाल, चाहे डिग्री ज्यादा नहीं हो, एमए बीए पीएचडी हो नहीं हो, पर इनको चालें बड़ी समझ में आती है पॉलिटिक्स के और राजनीति के। और इमीडिएटली उस जो प्रेसिडेंट थे वो इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। सो ये अफ्रीका में भी अब सेकुलर वर्ड से लोग चिढ़ते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वे ऑफ चेंजिंग देम एक्चुअली। मैं तो केवल जी मेरे ख्याल से दुनिया में अकेला देश भारत है, दुर्भाग्य है भारत का, यहीं पे कुछ एक नेताओं का एक वर्ग है जो नहीं चिढ़ता, बाकी अब पूरी दुनिया चिढ़ने लगी है। क्योंकि अब जो खबरें आ रही, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो इटली से हो, या वो जो आपके अभी नीदरलैंड में जीता है वो आदमी हो, फ्रांस का राष्ट्रपति हो, डेनमार्क, स्वीडन, अभी तो मैं कल परसों देख रहा था कि अब डेनमार्क डेनमार्क ऐसे देश में वहां के जो स्थानीय नागरिक है उन दंगाइयों को पकड़ पकड़ के सड़क पे मारना उन्होंने शुरू किया। जर्मनी में ये शुरू हो गया। तो पूरी दुनिया सेकुलरिज्म के नाम से घृणा कर रही है। उस घृणा की उल्टी को यहाँ कुछ नेता चाट रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेता और कुछ मीडिया का एक तबका है जो उसको चाट रहा है, उस उल्टी को जैसे कुत्ता उल्टी चाटता है वैसे ये उनकी हालत है। अन्यथा आज तक वो हमेशा भारी पड़ा। और जो आपने अभी जहां आप रह रही जिस देश का बताया, स्थिति तो कमोबेश वही है। हिंदुस्तान में भी अब जनता सुनने को तैयार नहीं है, जनता सुनने को तैयार नहीं है। और इसीलिए अब जो कांग्रेस कभी 400 सीटें लाती थी, 350 सीटें लाती थी, अब 40 और 50 के झूले में झूल रही है। और संभवतः 2024 के चुनाव में तो अब 30-40 के झूले में झूलेगी। झूला थोड़ा और नीचा हो जाएगा। तो जी जनता ने तो मन बना लिया है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।